हमारे सभी दर्शकों का कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम में आज हम जिस विषय में बातचीत करेंगे वो है मेडिकल सर्जरी और उसके उपचार। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर दुष्यंत गुप्ता जी। कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल का जो भागदौड़ भरा आधुनिक युग है उसमें देखने में आता है लगभग हर कोई किसी न किसी समस्या से पीड़ित रहता है, लेकिन ना तो मनुष्य के पास आज के समय में इतना समय बचा है और ना ही उचित जागरूकता है कि उनको क्या समस्या है। तो इस विषय ऐसा ही एक नाम है जिसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के नाम से जानते हैं, जिसके विषय में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऑपरेशन करने का एक दूसरा मेथड है, क्योंकि पुराने ज़माने में हमारी ऑपरेशन हमेशा चीरे द्वारा किए जाते थे। जब चीरा बड़ा लगता है तो उसमें मरीज को ऑपरेशन के बाद में दर्द ज़्यादा रहता है और अपनी प्रक्रिया दोबारा से चलने फिरने में उसको दर्द होने की वजह से थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उस चीरे की लंबाई को कम करने के लिए एक दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी का आविष्कार हुआ, जिसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे चीरे करके और 3-4 जगह से इंस्ट्रूमेंट डाल करके और वो ऑपरेशन किया जाता है। इसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। ये जैसे अब सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में देखा गया है कि पित्त की थैली में पथरी सबसे ज़्यादा होती हैं मरीज को, और उसके अलावा बच्चेदानी का ऑपरेशन है या हर्निया का ऑपरेशन है, ये जो पहले चीरे द्वारा होते थे अब वो दूरबीन विधि द्वारा होते हैं, जिससे कि मरीज की अस्पताल से छुट्टी जल्दी हो जाती है। वो अपने ऑफिस से कम छुट्टी लेता है, जिससे कि मरीज वापस अपने ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा से, जिससे कि सरकार को भी इन सब चीज़ों का बोझ कम हो जाता है और मरीज चलना फिरना जल्दी शुरू कर देता है। कॉस्ट ऑलमोस्ट एक बराबर ही रहती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है दोनों विधियों में। तो इसलिए इस लेप्रोस्कोपी विधि को बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये तो ही लेप्रोस्कोपी सर्जरी, लेकिन किन किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे ज़्यादा बीमारियां जो आज के समाज में मैं जो कहूँगा, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो स्त्री हों, पित्त की थैली में पथरी, ये सबसे ज़्यादा कॉमन एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी। ये ऑपरेशन जो है सबसे अच्छी विधि दूरबीन विधि कही जाती है। इसमें मरीज को 24 घंटे के लिए हमें भर्ती रखना पड़ता है, और वो जो स्टेप्स हमारे जो चीरे वाली विधि में होते हैं वही हमारी इसमें लेप्रोस्कोपी विधि में किए जाते हैं। दूसरे दिन मरीज की छुट्टी हो जाती है और चौथे या 5वें दिन मरीज अपने काम पर वापस जा सकते हैं, अपने ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों विधियों में, चीरे वाले ऑपरेशन और लेप्रोस्कोपी विधि में, दोनों में कॉस्ट में कोई भी अंतर नहीं है। इसमें मरीज को इसका लाभ उठाना चाहिए। तो आपने बात की पित्त की थैली की, उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोगों को जो मरीज हैं उनको ये पता कैसे चले कि उनको पित्त की थैली में पथरी है? इसके लक्षण क्या हैं? इसके सबसे पहले लक्षण होते हैं मरीज को गैस की परेशानी होना। मरीज कहता है कि मुझे गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, जिसको एसिडिटी भी बोलते हैं। लेकिन पैसे की कमी की वजह से या गांव से बाहर निकलने में मरीज को थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसको ट्रैवल करके आना होता है। इस वजह से मरीज पहली कोशिश ये करते हैं कि जो उसके नियत सबसे पास में जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर उनको दवा दे देते हैं गैस की, और वो उसको गैस से टेम्परेरी रिलीफ उसको मिल जाता है। लेकिन उसको करना ये चाहिए पेशेंट को आके प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि जांच हो, और वो अल्ट्रासाउंड में ही पित्त की थैली में पथरी का पता पड़ता है। तो गैस की कोई भी समस्या हो पेट से संबंधित तो तुरंत अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, और पेट के अल्ट्रासाउंड कराने में इन सब बीमारियों का खुलासा जल्दी से जल्दी हो सकता है। तो एक तरह से जो बदहजमी होती है, जो गैस की समस्या होती है, वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है पित्त की थैली में पथरी के लिए। जी। तो इसके लक्षण जो होते हैं, जो प्रमुख लक्षण हैं, प्रमुख लक्षण इसका गैस की समस्या, एसिडिटी। खाना खाने के बाद में 4-5 घंटे तक भी ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है। गैस, जिसको कि हिंदी में डकार बोलते हैं, डकार आना, ये मेन समस्याएं रहती हैं। और ये स्त्री में लेडीज़ को ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। कुछ इस तरीके का हार्मोनल डेवलपमेंट्स होते हैं कि पित्त की थैली में पथरी की जो संभावनाएं हैं वो लेडीज़ में ज़्यादा होती हैं। तो जो बदहजमी की समस्या है, तो उससे बचने के लिए आप कौन कौन से उपचार बताना चाहेंगे? उससे बचने के लिए एक तो ये है कि हमें अपनी जीवन शैली को कंट्रोल में रखना चाहिए। खान पान
समय पर होना चाहिए जी। और बहुत ज़्यादा तला भुना पदार्थ नहीं खाना चाहिए। ये दो मेन चीज़ें हैं कि खान पान आपको समय पे रखना है और बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है। इन दो प्रक्रियाओं इन दो प्रक्रियाओं का जीवन शैली में अगर हम सुधार कर सकते हैं तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। मतलब अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप में चलाकर आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते जी, हैं और जी। डॉक्टर के पास आपको जाने की भी वहाँ पर ज़रूरत नहीं ज़रूरत होगी। नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक और नाम है जिसको हम हार्निया के नाम से जानते हैं, एक और जी, समस्या है। जी। तो ये कौन सी समस्या है, इसके लक्षण क्या है, इस बारे में आपसे जानना हर्निया में चाहेंगे? क्या होता है कि जो हमारी पेट की जो दीवार है, जी। जैसे उसमें एक पेट के बीच का पार्ट होता है जिसको अम्बलाइकस बोलते हैं। तो पेट की दीवार की जो मोटाई होती है वो उस अम्बलाइकस वाले एरिया पे वो पेपरी थिन हो जाती है, बहुत पतली दीवार होती है वो। तो वो एक हिस्सा नाजुक हिस्सा होता है हमारे पेट का जी। कि कभी जैसे माना बहुत ज़्यादा खांसी आती है जी। या जो लोग वर्कर लोग होते हैं जो कि बहुत वजन उठाने का काम करते हैं तो पेट का एक प्रेशर बढ़ता है तो उस अम्बलाइकस वाले एरिया पे वहाँ पे गैपिंग आ जाती है, वहाँ पे छेद बन जाता है और वो छेद से हमारी इंटेस्टाइन बाहर निकलने लगती है, उसको हर्निया बोलते हैं। तो एक तो हर्निया ये हुआ। दूसरा हर्निया होता है हमारे पैरों और पेट के बीच का जो हिस्सा होता है जिसको ग्रॉइन बोलते हैं, वहाँ पे हर्निया हो सकता है। तो दो तरीके का हर्निया होता है। तीसरा हर्निया होता है कि ऑपरेशन के बाद में जहाँ पे पेट में जहाँ पे टाँके लगे हुए हैं वो टाँके ढीले पड़ जाते हैं, वहाँ पे हर्निया हो सकता है। ये जो हार्निया है ये किसी एक जो आयु वर्ग है उसी के लोगों को होता है, जैसे बात करें बच्चों की या बड़े बूढ़ों की, या फिर किसी भी उम्र में और किसी भी महिला या पुरुष को हो सकता है? ये किसी भी उम्र में हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, जी। किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है ये हर्निया। तो हार्निया का जो प्रमुख उपचार है वो आप क्या बताना चाहेंगे? हर्निया का प्रमुख उपचार है, ये मैं जागरूकता के लिए भी मैं बताना चाहूँगा जी। कि इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। जी। दवाइयों से कोई भी इलाज इसका नहीं हो सकता, नहीं होता है इसका। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि जो हार्निया की परेशानी है इसके इलाज के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन जो इसकी सर्जरी है उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि वो कितनी कारगर है या फिर उससे किसी तरह के कोई दुष्परिणाम तो सामने नहीं आते? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और चीरे से दोनों ही विधियों से इसकी ऑपरेशन होता है इसका। जी। और ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है और ऑपरेशन से 100% रिकवरी होती है और ऑपरेशन के बाद में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान इसमें जो हर्निया से जो छेद बन जाता है उस छेद को हम छोटा कर देते हैं और उसके ऊपर से जाली लगा दी जाती है जिससे कि उस जगह को एक मजबूती मिल जाती है और आगे जीवन में कभी भी दोबारा से हर्निया नहीं होता है। तो इस हार्निया के ऑपरेशन को होने में लगभग कितना समय लगता है? हर्निया का ऑपरेशन अगर दूरबीन विधि द्वारा अगर हम बात करते हैं तो उसमें करीब 1 घंटे का टाइम लगता है और जो चीरे से ऑपरेशन होता है उसमें आधे घंटे का समय लगता है। जी। हमारे समाज में डॉक्टर साहब हम जानते ही हैं कुछ निचले तबके के लोग भी हैं जो उचित रूप से इलाज जो है ले पाने में संभव नहीं है उनके लिए। सरकार की तरफ से उनके लिए कई तरह की योजनाओं का निर्माण किया गया है, उसमें एक आयुष्मान भारत योजना भी है। तो उसका लाभ किस तरह से हमारे जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वो किस तरह से उठा सकते हैं? हमारी सरकार ने आयुष्मान योजना का जो शुभारंभ किया है ये बहुत ही एक अच्छी पहल है जिससे कि गरीब तबके के जो मरीज हैं उनको इस योजना का लाभ मिल जाता है। और ये योजना के तहत सारी बीमारियां और सारे ही ऑपरेशन आते हैं। तो मरीज को एक कार्ड बनवाना होता है, वो उस कार्ड लेकर के हॉस्पिटल में अपना जाएं और वहाँ पे वो कार्ड दिखाने के बाद में सारा इलाज उनका फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के लेन देन के हो जाता है। तो उस योजना का लाभ हर किसी मरीज को, हर किसी व्यक्ति को उठाना चाहिए। जी। तो ये तो आयुष्मान भारत योजना जो सरकार ने हमारे जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए बनाई है, जिससे वो अच्छा स्वास्थ्य पा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे, आपने अभी थोड़ी देर पहले बदहजमी की बात की, जो गैस की परेशानी या पेट की समस्याएं होती हैं उनके कारण और लक्षण भी आपने बताए। उसी से जुड़ा हुआ एक और नाम आता है जिसको हम पाइल्स की नाम के रोग के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये बीमारी? ये जो हमारा मलद्वार होता है उसमें मत्स्य, हिंदी में हम उसको मत्स्य बोलते हैं, मत्स्य निकल आते हैं, उनको पाइल्स बोला जाता है। और जब पाइल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वहाँ से ब्लड भी आने लगता है, खून का रिसाव भी होने लगता है। ये सारी परेशानियाँ ये कब्ज की वजह से शुरू होती हैं
और शुरुआती होती है हमारी गैस बदहजमी से, और वो कब्ज उसी का ही एक हिस्सा कहते हैं। कब्ज में जो है वो सख्त मल का आना या मल का ठीक तरीके से ना आना, मोशन प्रॉपर नहीं आना, मरीज को हर बार यही लगता है कि पेट साफ़ नहीं हुआ है, पेट साफ़ नहीं हुआ है, और वो दिन में 2 बार 4 बार 10 बार वो जाते हैं, डेफिकेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है उनका। तो उन्हीं सब चीज़ों से इनका पाइल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो वो वही मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि हमें शुरुआती दौर में ही डॉक्टर से परामर्श करके इस बीमारी का निवारण कर लेना चाहिए। और जब शुरू में हम नहीं परामर्श कर पाते किसी भी कारण की वजह से, तो ये बीमारी आगे बढ़ने लगती है और उसमें फिर ब्लड आने लगता है। ब्लड आने की वजह से फिर पेशेंट के हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, फिर हमें खून की मात्रा चढ़ानी पड़ती है, तो वो परेशानी आगे बढ़ जाती है। तो शुरुआती दौर में ही डॉक्टर से परामर्श करके उनका उपचार करा लें, और उपचार इसका मेडिसिन से ही हो सकता है शुरुआती दौर में, और जब आगे बीमारी बढ़ जाती है तो उसके लिए फिर ऑपरेशन की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पाइल्स की समस्या है इसको लोग बहुत निजी तौर पे लेते हैं, शर्म और कई बार खुल के नहीं बता पाते हैं लोगों को। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बीमारी को कई बार लोग उतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते हैं, नॉर्मली लेते हैं कि ये तो जीवन की एक आम समस्या है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहूँगा कि शरीर को हमें हष्ट-पुष्ट रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। हम अपना कोई अगर मोबाइल भी हम लेते हैं तो मोबाइल की हमें सुरक्षा खुद करनी होती है, तो इसी प्रकार से हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। कोई भी छोटी से छोटी बीमारी हो उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो पर्सनल बीमारी हो, चाहे वो एक नॉर्मल बीमारी हो। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को आप दिखाइए, डॉक्टर को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स सब बताइए, जिससे कि उसका निवारण समय पे हो सके। सर्जरी से जुड़ी हुई बहुत सारी लोगों में भ्रांतियां हैं कि एक बार सर्जरी करा ली तो जीवन भर समय समय पर जो उसके स्टिचेस टाके होते हैं उनमें दर्द होता है और भी तरह की जो परेशानियां होती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ऐसी परेशानियों का सामना जीवन भर लोगों को करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बीमारी ऑपरेशन से ठीक होगी उसको ऑपरेशन अगर टाइमली अगर करा लिया जाए, समय से करा लिया जाए, तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। और रही बात आगे की परेशानियों की, क्या क्या परेशानियां हैं, तो वो परेशानियां या जो भ्रम है या जो भ्रांतियां हैं, आप डॉक्टर के पास समय से पहुंचेंगे, डॉक्टर से अपनी परेशानियां सब बताएंगे, तो डॉक्टर भी आपको सारी परेशानियों का हल जो है आप बातों में सब बता सकते हैं, जिससे कि आपकी जो र्यूमर्स हैं या जो भ्रांतियां हैं वो सब दूर हो सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि समय पूर्वक समय से डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से अपनी परेशानियां बताएं, और उन परेशानियों का निवारण भी डॉक्टर आपको बताएंगे। आपने बताया कि सर्जरी से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती, बल्कि ये आपको स्वस्थ बनाने का एक बहुत ही कारगर तरीका भी है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही अगर समय से वो आकर अपना उपचार कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको सर्जरी की ज़रूरत होगी। समय से अगर डॉक्टर से परामर्श कर लें तो उनका उपचार जो है दवाइयों द्वारा हो सकता है, और जब बीमारियां आगे बढ़ जाती हैं तो फिर ऑपरेशन की संभावना फिर हमें तलाशनी पड़ती है उसमें। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनमें ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि जो पेशेंट है उसको सर्जरी करानी ही पड़ेगी? जैसे पित्त की थैली में पथरी है, उसके लिए ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर पथरी कम है तो उस केस में अगर जीवन शैली बदल ली है उन्होंने और इन सब चीज़ों से इलाज संभव है। लेकिन अगर पथरी बड़ी हो जाती है तो इनका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। हर्निया की बीमारी ऐसी है जिसका कि ऑपरेशन के अलावा और कोई दूसरा उपचार नहीं है। पाइल्स, शुरुआती दौर में पाइल्स का इलाज इंजेक्शन द्वारा हो सकता है, रबर बैंड चढ़ाने के बाद भी हो सकता है, दवाइयाँ देने से भी हो जाता है। लेकिन जब पाइल्स बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको फिर निकालना पड़ता है, तो उसके लिए मेजर ऑपरेशन बोलते हैं उसका। आपने बात की पित्त की थैली में पथरी की, तो ये जो पथरी होती है, क्या इनकी कोई संख्या होती है या फिर इनकी जो कोई रूप आकृति है कि इसी एक लिमिट में इतनी बड़ी हो सकती है या कम हो सकती है, या फिर संख्या के बारे में आप बता सकते हैं कि 1, 2 या कितनी उस मात्रा में होती हैं? पित्त की थैली में पथरी का नंबर और साइज से कोई कोरिलेशन नहीं है, और होना ऑपरेशन ही होता है इनका। अगर पथरी छोटी है तब भी ऑपरेशन होगा, पथरी का साइज अगर बड़ा है तब भी ऑपरेशन होगा, पथरियाँ कम हैं तब भी ऑपरेशन होगा, पथरियाँ ज़्यादा हैं तब भी ऑपरेशन होगा। तो अगर पथरी है पित्त की थैली में तो ऑपरेशन ही एकमात्र इसका इलाज है।
डॉक्टर साहब, सुनने में ये भी आता है कि कई बार लोग घरेलू उपचार का वो करते हैं कि इससे करने से भी जो थैली की जो पथरी है वो निकल जाती है। तो क्या ये सच में एक भ्रांति है या फिर सच में ऐसा कुछ होता है? ये सच में भ्रांति है, जी। ऐसा होता नहीं है। क्योंकि पथरी अगर है तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है ऐसा, और ना हमने अपनी किताबों में इस तरीके का पढ़ा है कि ये जीवन शैली बदलने से पथरियाँ घुल जाती हैं। जी। हाँ, जो गुर्दे में जो पथरी होती हैं जी। उनका जरूर निवारण हो जाता है कुछ अपनी जीवन शैली बदलने से। जी। तो जो पथरी है उसका एकमात्र उपचार जो है वो सर्जरी ही है। सर्जरी तो ही है। किसी भी तरह की भ्रांति में पड़ने का कुछ भी कोई ऐसा नहीं जी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो सीधे समय पर डॉक्टर से संपर्क करने से ही आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो बदहजमी की समस्या है उसका कई लोग उसको मानते हैं कि जो गैस की समस्या है वो हमारे मस्तिष्क पे भी चढ़ गई है, ऐसा भी बोलते हैं, सुनने में आता है। तो जी। क्या ये सच है? एक्चुअली जब पेट में जब गैस बनती है तो एसिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे शरीर पूरा हमारा एक कंट्रोल नहीं रहता है, तो उसमें उसके साथ में पेशेंट को सिर दर्द की भी समस्या होती है। जी। तो इसलिए पेशेंट मरीज ये सोचते हैं कि वो गैस जो है वो दिमाग को चढ़ गई है। ऐसा होता नहीं है, दोनों ही सेपरेट एंटिटी हैं। सिर दर्द अलग होता है, लेकिन हाँ, एसिडिटी के टाइम पे सिर दर्द की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। तो मतलब जो गैस होती है उसका सर दर्द से कोई भी परेशानी वो संबंध नहीं है। जी। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि हमने हार्निया की बात की थी, खासतौर पर सुनने में आता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये समस्या ज़्यादा होती है। क्या ऐसा सच में होता है? जी। जो बच्चे नवजात शिशु होते हैं, जो समय से पहले जिनकी पैदाइश होती है, या कुछ बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो उनमें जन्मजात हर्निया होता है, उसको कंजेनाइटल हर्निया बोलते हैं। वो हर्निया अगर छोटा है तो वो हो सकता है कि अपने आप बंद हो जाए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है चलने फिरने लगता है। लेकिन अगर बंद नहीं होता है वो, तो उसमें भी ऑपरेशन करना पड़ता है बच्चों में। जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते ही हैं कि आप एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, तो एज अ सर्जन, एक सर्जन होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं कि ये सर्जरी लोगों के लिए कितनी कारगर है, कितनी उपयोगी है? मेरा संदेश तो यही है कि जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन दूरबीन विधि जिनमें होती है, पित्त की थैली या फिर यूट्रस का ऑपरेशन, बच्चेदानी में का ऑपरेशन, ये तो उनको दूरबीन विधि द्वारा करा करके लाभ उठाना चाहिए। और वो निश्चित तौर पर वो ऑपरेशन, दूरबीन वाला जो ऑपरेशन होते हैं वो सफल होते हैं। मरीज को परेशानी कम होती है, मरीज को कम दिन के लिए बिस्तर पे लेटना होता है और अपनी दिनचर्या जो है वो जल्दी शुरू कर सकते हैं। इससे बड़े चीरे से भी आप बच सकते हैं, बहुत ही छोटा निशान भी रह जाता है। खास तौर पर महिलाएं इस जो सर्जरी होती है उससे काफ़ी परेशान हो जाती हैं अपने, क्योंकि स्वास्थ्य और सौंदर्य को लेकर ये एक काफ़ी उनके लिए परेशानी वाली बात होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है इसमें जो चीरा लगता है या फिर जो उसकी होती है लंबाई, वो कितनी होती है? इसमें 1 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर दो तरीके के चीरे लगाए जाते हैं। जो 1 सेंटीमीटर वाला होता है उसमें 2 टाँके आते हैं, और जो 0.5 आधा सेंटीमीटर का जो चीरा होता है उसमें कोई टाँका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए बाद में फिर उसमें निशान भी बहुत कम आता है। एक बस केवल हेयर लाइन की तरीके का एक हल्का सा लाइन दिखाई देती है, वो भी बहुत ध्यान से देखने की। तो ये उसकी एक खूबसूरती है दूरबीन द्वारा सर्जरी की, कि उसमें स्कार नहीं आता है। पेशेंट को भी लगता है कि नहीं, मेरा कोई निशान नहीं आया ऑपरेशन का, ऑपरेशन भी हो गया और निशान भी नहीं आया। तो ये उसकी खूबसूरती है। और कितना समय लगता है इस घाव को भरने में, जो सर्जरी के माध्यम से जो छोटा सा निशान आता है? उसमें 1 हफ्ते का समय लगता है बस। उसके उपरांत कोई जीवन भर कोई समस्या होती है? नहीं, या फिर कोई समस्या नहीं होती किसी भी तरह का? जैसे कई बार सुनने में आता है कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी जो चीरा लगता है उससे भी लोग, कई बार सुनने में आता है कि जख्म बन गया या समय पर नहीं ठीक हुआ। तो कुछ ऐसा है या फिर ये केवल एक भ्रांति ही है? वो कभी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे टाँका लगा वहाँ पे पस पड़ गया, अदरवाइज सब किसी में कोई परेशानी नहीं आती है, बिल्कुल ठीक रहता है। तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी जो है वो सभी के लिए एक हमारे जो आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समय में मॉडर्न भारत की एक बहुत ही अच्छी पद्धति है चिकित्सा से जुड़ी हुई, जिसका लोग लाभ भी उठा रहे हैं। तो जो आयुष्मान भारत की अभी हमने बात की थी,
तो उसके लिए कोई एक स्तर बनाया गया है कि इसी स्तर तक के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, या फिर हर कोई उसका लाभ ले सकता है? जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जी। सरकार ने उन लोगों को फोकस किया है, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए ये योजना शुरू करी है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि इस योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को उठाना चाहिए, और बीमारी जैसी शुरू हो, शुरुआती दौर में ही उस जो योजना का लाभ उठाते हुए अपना इलाज जल्दी से जल्दी कराना चाहिए उनको। आयुष्मान भारत योजना के द्वारा तो हज़ारों लाखों लोग हमारे देश में अपना अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठा ही रहे हैं। इसके अलावा ये जो समस्या है, जो सर्जरी की नौबत आती है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग अब क्यों आज के दौर में, जबकि हम लगातार काफ़ी पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, उसके बाद भी लोग निरंतर अपने स्वास्थ्य के प्रति अनदेखी कर रहे हैं? आज का समाज और पहले के समाज दोनों में अंतर है। आज हम लोगों के पास समय नहीं है, पहले समय हुआ करता था। पहले हम जो घरेलू विधियां होती थी, दादी माँ के नुस्खे हुआ करते थे, उनसे इलाज शुरू कर लेते थे। लेकिन आज के दिन में वो चीज़ नहीं शुरू हो पाती है। तो और न्यूक्लियर फैमिली का एक कल्चर शुरू हो गया है। दादी माँ हमें पहले किस्से सुनाया करती थी, उनकी विधियाँ, वो इलाज करती थी छोटे बच्चों का। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए, वो इलाज जल्दी टाइमली शुरू होना चाहिए, चाहे वो घरेलू इलाज हो, चाहे वो डॉक्टर से इलाज हो। इलाज में देरी की वजह से ही हमें ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, और ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर ये चीज़ें जल्दी शुरू हो जाएं, इलाज समय से, फिर वही मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, इलाज समय से शुरू होना बहुत बड़ी एक चीज़ है, जिससे कि हम ऑपरेशन से बचा जा सकता है उसमें। तो जो ये समस्याएं हैं, जितनी भी हमने अभी बात की, गैस की समस्या हो, बदहजमी हो, हार्निया हो, या फिर पथरी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो अगर इनके बारे में हम समय रहते ही इन पर ध्यान दें, तो कई बार घरेलू तरीकों से भी, नुस्खों से भी आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि जो पाइल्स की समस्या के बारे में अभी हमने बात की थी, उसके लिए कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, जिससे लोग इस परेशानी से पीड़ित होते हैं? मेन परेशानी इसमें कब्ज की है, जी। जिसमें कि मोशन टाइट आता है, और कब्ज का इलाज समय से शुरू हो जाना चाहिए। जी। कब्ज का इलाज अगर समय से शुरू नहीं होगा, तो ऑपरेशन कराने के, पाइल्स का ऑपरेशन कराने के बाद भी अगर कब्ज ठीक नहीं होती है, तो पाइल्स दोबारा से हो सकते हैं। तो वो चीज़, हम जो भी मरीज हमारे पास आते हैं, तो हम उनको सबसे पहले यही बताते हैं, ऑपरेशन करने से पहले काउंसलिंग करते हैं कि आपको कब्ज को दूर करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें, घरेलू नुस्खे होते हैं, खान पान में ध्यान रखना होता है, जीवन शैली को चेंज करना होता है, जिससे कि कब्ज नहीं हो। अभी हमने कब्ज के बारे में बात की, और आपने बोला कि हमें खान पान का बेहद ध्यान रखना चाहिए। तो किस तरह का जो खाना पीना है, जो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, करना चाहिए? हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कैसी जो डाइट होती है उसको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए? बहुत ज़्यादा तला भुना पदार्थ नहीं खाना चाहिए। जी। दूसरा, समय पर भोजन करना चाहिए। जी। तीसरा, कुछ लोग स्मोकिंग और मदिरापान करते हैं, उनको उनसे हमें बचना चाहिए। और वेजिटेरियन खाना, जो हरी पत्तियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनका हमें सेवन करना चाहिए। तरल पदार्थों का सेवन, पानी, दूध, जूस, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि शरीर का हमारा वातावरण ठीक रहता है और कब्ज नहीं होने पाती है। मतलब अच्छा खान पान अपनाकर, एक अच्छी दिनचर्या को अपनाकर हम इन सभी परेशानियों से काफ़ी हद तक बच के रह सकते हैं। डॉक्टर दुष्यंत गुप्ता, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इस विषय पर इतनी अपने जो अमूल्य विचार हैं वो हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।